हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजाओं के मुगलों के साथ संबंध, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ और इनका राज्याभिषेक दो बार किया गया था। पहला तो गोगुंदा में किया गया था 28 फरवरी 1572 को, और दूसरी बार इनका कुंभलगढ़ में हुआ था। इससे जगमाल इनका भाई था, बड़ा भाई, जो अप्रसन्न होकर अकबर की सेवा में चला गया था। तो अकबर की सेवा में चला जाने के बाद उनको उनके साले दत्तानी के युद्ध में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब पढ़ते हैं राणा प्रताप और अकबर के संबंध। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह है। अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर के अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उन्होंने सामंतों और भीलों का एक गुट भीलों के नेता राणा पुंजा भील के नेतृत्व में बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया था। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में भीलों को प्रथम बार सैन्य व्यवस्था में उच्च पद किसने दिया था? तो किसने दिया था? महाराणा प्रताप ने दिया था। राणा प्रताप ने मुगलों से दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोगुंदा से अपनी राजधानी कुंभल ले गए थे। अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट करी? गोगुंदा से कुंभलगढ़। और अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु बातचीत का सहारा लिया और अपने विभिन्न दूतों को उनके पास भेजा। इनके द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। तो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद 1572 में अपने मनसबदार जलाल खां को राणा प्रताप के पास इस आशय से भेजा कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर। पहला शिष्टमंडल का भेजा था 1872 में। किसको भेजा था? जलाल खां को। और अकबरनामा और इकबालनामा के अनुसार जब मानसिंह गुजरात से 1573 ईस्वी में लौट रहा था, तो उसने आदेश दिया कि वह उदयपुर जाकर महाराणा प्रताप को समझाए कि वह अकबर की सर्वोपरि शक्ति को मान्यता दे और शाही दरबार में उपस्थित हो। जब मानसिंह ने राणा को इस संबंध में टटोला, तो उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद इसी आशय से 2 और पैगाम महाराणा के पास भगवंत दास तथा टोडरमल के नेतृत्व में हुए, परंतु पहले की भांति वे भी विफल रहे। रावल राणा जी की बात के अनुसार मानसिंह और राणा के वार्तालाप के व्यवहार के संबंध में घटना उदय सागर पर होना बताया। यह रावल राणा की मतलब ये मानसिंह और उसकी राणा प्रताप की वार्तालाप कहाँ हुई थी? तो उदय सागर झील पर होना बताया है। कर्नल जेम्स टॉड और अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट व राज रत्नाकर भट्ट सदाशिव, ये मतलब इनके कवि रचनाकार है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट और राज रत्नाकर भट्ट सदाशिव ने भी इसका समर्थन किया है। आगे देखते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक भोज का आयोजन राणा की तरफ से आतिथ्य के रूप में किया गया था, जिसे राणा ने स्वयं उपस्थित न होकर अपने कुंवर आवासिक को भेजा गया था। और मानसिंह ने अपना अपमान समझा और वह बिना भोजन किए वहां से चला गया। और इस घटना के बाद अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सेना को लेकर मेवाड़ में आधमका। मानसिंह और प्रताप के मिलने का स्थान अबुल फजल ने गोगुंदा बताया है। और राणा प्रताप अकबर से प्रतिनिधिमंडल, पहला जलाल खां सितंबर नवंबर 1572 ईस्वी में। दूसरा मानसिंह के द्वारा जून 1573 में आया था। और तीसरा आया था भगवंत दास सितंबर अक्टूबर में 1573 में। और टोडरमल दिसंबर 1573। तो 3 शिष्टमंडल आए थे 73 में, और एक ये जलाल खां वाला शिष्टमंडल आया था 1572 में। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं क्रम, जलाल मान भगवान से डर। तो जलाल मान भगवान से डर, भगवंत दास और टोडरमल। हल्दीघाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। राणा प्रताप को मनाने के सभी प्रयास विफल होने पर अंततः अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना के कार्यक्रम के परिणत करने के लिए मार्च 1576 में स्वयं अजमेर पहुंचा और मानसिंह को मेवाड़ आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी थी। अबुल फजल और बदायूं के अनुसार 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़, मोही आदि मुकामों से होता हुआ गुजरता हुआ खमनोर के पास मोलेला गांव में पहुंचा था। और महाराणा प्रताप ने
ने भी लोहा सिंह में अपने डेरे डाले थे और अकबर की ओर से सेना नायक कोरमान सिंह कछावा और राणा प्रताप की ओर से पठान हाकिम खां सूर थे। मानसिंह को प्रधान सेनापति बनाए जाने से मुगलों में नाराजगी थी और जैसा कि बंदायूनी हमें बताता है कि उसने जब अपने संरक्षक नकीब खां को युद्ध में चलने को कहा तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया था कि एक हिंदू के सेनापति होने के कारण वह नहीं जाएगा, क्योंकि मानसिंह एक हिंदू था और अकबर एक मुस्लिम था। तो उसका सेनापति अकबर ने अपना सेनापति किसे बना रखा था? मानसिंह को। जब महाराणा को दूसरा पूर्वीय व नेता सिसोदिया ने यह सूचना दी कि शत्रु की फौजें बनास के तट पर आप डटी हैं, तो वह भी हल्दी घाटी के नाक के दूसरी ओर अपनी सेना को ले आया था। अब उसने अपनी सेना का विभाजन पारंपरिक पद्धति से हरावल, चंदावल और वाम पार्श्व तथा दक्षिण पार्श्व में स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया था। मानसिंह ने महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को पारंपरिक पद्धति जैसे हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सेना का नेतृत्व किया था। हरावल का नेता हाकिम खां सूर था। हरावल का नेता कौन था? हाकिम खां सूर। उनके सहयोगी मेवाड़ चुने गए थे और सामंत थे, जिनमें सलूम्बर का चुंडावत, कृष्णदास सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांग और बदनौर का रामदास। ये हरावल का नेता तो हाकिम खां सूर था और उनके सहयोगी कौन कौन थे? सलूम्बर का चुंडावत, कृष्णदास सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और बदनौर का रामदास था। आगे देखते हैं। ग्वालियर का शासक राम सिंह दक्षिण पार्श्व में, ग्वालियर का राम सिंह दक्षिण पार्श्व में अपने 3 पुत्रों अन्य योद्धाओं के साथ था और वाम पार्श्व में हमें तो अभी तक तो हमने चंदावल, हरावल का ही नेतृत्व देखा था, लेकिन देखो वाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व में तो कौन था? ग्वालियर का शासक रामशाह था और वाम पार्श्व में नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह झाला ने किया था। इसके सहयोगी बड़ी सादड़ी का झाला, बीदा और जालोर का मानसिंह सोनाग्रा अक्षराज का पुत्र था। अब चंदावल में पानरवा का पूंजा था और उसके साथ ही पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रत्नचंद, महासानी जगन्नाथ और सोनिया के चारण केशव तथा जैसा थे। राणा प्रताप केंद्र में थे और उनके साथ मंत्री भामाशाह और उनका भाई ताराचंद थे। भील पद्धति अपने तीर, कमान, छोटी तलवारें शत्रुओं पर बरसाने के पत्थर को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर पूंजा के नेतृत्व में जा बैठे थे। 18 जून 1576 को प्रातः युद्ध भेरी बजी। पहला वार इतना जोशीला था कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाकर भाग गए। अपने पहले मोर्चे के सफल होने से राजपूत बनास नदी के कांठे वाले मैदान में, जिसे रक्त ताल कहते हैं आज में, यद्यपि ग्वालियर के राजा राम सहाय की सलाह थी कि मुगल सेना से आमने सामने लड़ने के बजाय उन्हें गुरिल्ला युद्ध में उलझाकर हराए जाने पर उनकी बात यह सुनी नहीं गई। दोपहर का समय हो गया। युद्ध की गर्मा गर्मी को जैसे जैसे बंदायूनी ने लिखता है कि सूर्य ने अपनी तीक्ष्ण किरणों से अधिक उत्तेजित होकर कर दिया, जिससे खोपड़ी का खून उबलने लगा। सभी और योद्धाओं की हलचल से भीड़ ऐसी मिल गई कि शत्रु सेना के राजपूत और मुगल सेना के राजपूतों को पहचानना कठिन हो गया था। इस समय बंदायूं ने आसफ खां से पूछा कि ऐसी अवस्था में अपने शत्रु और राजपूतों को कैसे पहचान करे। उसने उत्तर दिया कि तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, इस्लाम को हर दिशा में लाभ होगा। इस युद्ध का एक रोचक पहलू दोनों पक्षों के हाथियों के बीच जोरदार संघर्ष भी रहा है और मुगलों की ओर से गजमुक्ता, गजराज, रणमंदर, रणमदार नामक हाथियों के प्रयुक्त किया गया। वहीं राणा प्रताप ने लूणा व रामप्रसाद नामक हाथियों को मैदान में उतारा गया। रामप्रसाद नामक हाथी इस संघर्ष में मुगलों के हाथ लगा, जिस पर मुगल सेनापति हुसैन खान ने कब्जा कर लिया था और इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद। राम प्रसाद किसका हाथी था? राणा प्रताप का। और यह इसके मुगलों के कब्जे में आ गया तो हुसैन खान ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। इस हाथी के युद्ध का वर्णन अबुल फजल व बंदायूं दोनों ने किया। इधर दूसरी ओर राणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार था तो मानसिंह जो मर्दाना नामक हाथी पर सवार था
मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने दोनों अगले पैर मर्दाना के मस्तिष्क पर टिका दिए और राणा प्रताप ने भाले से मानसिंह आक्रमण किया, पर मानसिंह झुक कर बच गया। इस आक्रमण का वर्णन अमर काव्य वंशावली में मिलता है। और इसी समय मानसिंह के हाथी की सूंड में बधी तलवार चेतक के पैर पर चोट लगी, वह घायल हो गया। सीधा ही प्रताप के शरीर पर 2 घाव लग गए और राणा प्रताप को मुसीबत में देखकर बड़ी सादड़ी का झाला बीदा आगे आया और राणा का छत्र धारण करके राणा को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल हो गया। और शत्रु सेना झाला बीदा को राणा प्रताप समझकर टूट पड़ी और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। टूटी टांग के घोड़े से राणा अधिक दूर नहीं जा पहुंचा कि मार्ग में ही घाटी के दूसरे नाके के पास चेतक की मृत्यु होगी। यह स्थान बलीचा था और यहाँ जहाँ राणा ने उसकी समाधि बनाई। बलीचा स्थान पर चेतक की मृत्यु हो गई थी, तो राणा प्रताप ने वहाँ पर उनकी समाधि बनाई। किसकी? चेतक की। बलीचा राजसमंद में आज भी चेतक की समाधि स्थित है। तो बच्चों, यह वीडियो इतना ही रहेगा। आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये लंबी वीडियो नहीं बना सकती मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेट का काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।